नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी हाल ही में आपकी जो आरओ, एआरओ की परीक्षा लगी हुई है, कुछ समय बाद इसकी भी परीक्षा होनी है। तो आज से हम लोग इसी की क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहले जो यूपीपीसीएस ने आरओ, एआरओ में जितनी भी परीक्षाएँ करवाई हैं, उनमें क्वेश्चंस कैसे सेट किए थे, सबसे पहले इसको करेंगे। ठीक है? यानी इसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और इसके बाद फिर इसके मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये 2021 का पेपर है। ठीक? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था? और आपको पता होगा इस पर हाल ही में उत्तर प्रदेश में बवाल भी चल रहा था। आप सब लोग इस न्यूज़ से वाकिफ़ होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान या फिर हसन खान। यहाँ से तीसरे ऑप्शन को उठाओ और यहाँ पर आओ। ये लिखा है दौलत खान। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये था कौन? तो ये उस समय था पंजाब का गवर्नर। ठीक? पंजाब का गवर्नर अनडिवाइडेड इंडिया और इसका एक पुत्र था। ये था दिलावर खान। दिलावर खान। कहते हैं कि इसने अपने पुत्र दिलावर खान को प्रतिनिधि बना के भेजा था काबुल। प्रतिनिधि बनाकर इसने काबुल भेजा था और ये फिर बाबर से मिलके उसको निमंत्रण दे रहा था कि आइए हमारे यहाँ। इसके अलावा एक शख्स और था जिसका नाम था आलम खान। आलम खान लोधी। गौर करना, ये जो बंदा है आलम खान लोधी, बाबर कहता है कि ये भी हमसे मिला था, अर्थात ये भी बाबर से मिला था। और ये था कौन? ये था इब्राहिम लोदी का चाचा। उस समय का जो सुल्तान था भारत का, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का ये चाचा था। अच्छा, बाबर एक क्लेम और करता है। बाबर की आत्मकथा से यह भी जानकारी मिलती है कि उस समय जो राणा सांगा था, उसका राजदूत भी बाबर से मिलने गया था। अर्थात आत्मकथा, ये आत्मकथा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बाबर की। तो बाबर की आत्मकथा से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि राणा सांगा का राजदूत ये भी गया था बाबर से मिलने और बाबर से मिला था। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दौलत खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक? क्वेश्चन दूसरा देखो, इसमें किताब दी है द डेथ इन बनारस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मीना कौशिक हैं, जोनाथन पैरी हैं, बीडी त्रिपाठी हैं या रॉन पैरेंट हैं? इसमें मैं यहाँ पर कुछ पुस्तकें लिख रहा हूँ, इन पुस्तकों को याद रखना। कुछ पुस्तकें जो हाल ही में एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे मैंने लिखा डेथ इन बनारस। ये पुस्तक किसकी है? आप बताओगे, ये है जोनाथन पैरी की। ठीक है? एक पुस्तक है जिसका नाम है जियो बनारस। जियो बनारस, ये किसकी है? ये है विश्वनाथ घोष की। एक पुस्तक है, इसका नाम है सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। वॉरियर ऑफ मिथिला, ये पुस्तक किसकी है? ये है अमीश त्रिपाठी की। अमीश त्रिपाठी। ठीक है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। एक पुस्तक और है जिसका नाम है बाराबंकी द प्रोफेसर। द प्रोफेसर। बाराबंकी द प्रोफेसर, द पुलिसमैन एंड द पंडित। द पुलिसमैन एंड द पंडित, ये पुस्तक किसकी है? ये बाराबंकी द प्रोफेसर, द पुलिसमैन एंड द पंडित, ये पुस्तक है अनुज तिवारी की। अनुज तिवारी। ठीक है? एक और याद रखो, इसका नाम है मधारीपुर। मधारीपुर जंक्शन। ये पुस्तक किसकी है? ये है बलेंदु द्विवेदी की। बलेंदु द्विवेदी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो हाल ही में चर्चा में रही हैं, एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं। इनको आप याद रखो। डेथ इन बनारस किसकी हो जाएगी? जोनाथन पैरी की। अब यहाँ पर आओ, तीसरा क्वेश्चन दिया है साइंस से। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं क्या? फिर आगे दे रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं क्या? वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं या फिर बेकिंग सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये चार के चारों ऑप्शंस उठाओ और मैं आपको ब्लैक बोर्ड में लिए चलता हूँ। सबसे पहले आप आ जाओ विरंजक चूर्ण के पास। इनसे पूछो तुम्हें और कुछ कहा जाता है? ये कहते हैं कि हाँ, हमें कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है? विरंजक चूर्ण कह दो या फिर ब्लीचिंग पाउडर कह दो। इनसे पूछो आपका रासायनिक नाम बताओ। ये कहता है CaOCl2, ये है इसका रासायनिक नाम। ये बना कैसे? कैसे बनता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है। ऐसी स्थिति में विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अर्थात शुष्क बुझे हुए शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया के पश्चात क्लोरीन की क्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अन्य रासायनिक नाम भी हैं। रासायनिक नाम ये आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आरओ 2021 में पूछा गया था। एक तो आप याद रखोगे, इसे कहा जाता है कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है? और एक नाम याद रखोगे, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड। तो ये दोनों ही नाम याद रखो, आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आओ, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये पहला वाला तो सही हो गया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास। इनसे पूछो कि आपका रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, रासायनिक नाम बताओ मुझे। नाम बताओगे आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट। अब इससे पूछो आपका रासायनिक नाम क्या है? कहता है 2CaSO4 इंटू H2O। ये मेरा है रासायनिक नाम 2CaSO4H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं हो जाएगा, ये गलत हो गया। सही सुमेलित नहीं है, यही वाला आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देखो, वॉशिंग पाउडर दिया है और बेकिंग सोडा भी दिया है। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ वॉशिंग पाउडर के पास। वॉशिंग पाउडर कौन हो? पूछो इनसे। ये कहते हैं कि मुझे धावन सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडा, अच्छा। कोई रासायनिक नाम है क्या आपका? हाँ, कहता है कि मुझे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। बाई मत लगाना, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है? रासायनिक सूत्र बता दो अपना। तो कहता है Na2CO3 इंटू 10H2O 10H2O। अब एक और ले लो, बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा, ये जो बेकिंग सोडा है, मुझे बताओ इसे अन्य किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? ये कहता है कि मुझे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छा। देखो बेकिंग में बाई आ गया, बा से बा मैच करा लो। ठीक। और सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है? इसके अलावा इससे पूछो आपका रासायनिक सूत्र क्या है? ये कहता है NaHCO3, ये रासायनिक सूत्र है। और एक खास बात बेकिंग सोडा की, दरअसल खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए आमतौर पर इस रासायनिक अवयव का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछे खाना पकाने के लिए शीघ्रता से किसका इस्तेमाल करते हो? तो आप बताओगे खाने को शीघ्रता से शीघ्रता से पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आमतौर पर प्रयोग होता है। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ये भी सही है। बी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए हुए हैं और ये दी है राजधानी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी को मैच कराना है। न्यू साउथ वेल्स, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, सिडनी दिया है, विक्टोरिया, पर्थ दिया है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न दिया है। अब यहाँ पर आओ, जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हो, ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार का मैप दिखेगा, कुछ ऐसा। इस प्रकार से। अब यहाँ आप एक तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को अलग कर दो, ये वेस्टर्न पार्ट। फिर इसके अलावा एक ये वाला पार्ट दक्षिण वाला, इसको भी अलग कर दो। ठीक। उत्तरी पार्ट को अलग कर दो, यहाँ से उत्तरी पार्ट को। और इसके बाद आप इस पार्ट को भी अलग कर दो। ये क्वींसलैंड है ऊपर वाला, और नीचे है ये
आपका पड़ेगा न्यू साउथ वेल्स और यहाँ से इस पार्ट को अलग कर दो। ठीक, अब ये वाला जो पश्चिम वाला पार्ट है इसे कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यहीं पर इसकी राजधानी है। ये राजधानी है पर्थ। ऊपर जब आओगे तो इसे कहेंगे उत्तरी प्रदेश। उत्तरी प्रदेश और यहीं पर इसकी राजधानी है, इसे कहते हैं डार्विन। डार्विन। अब यहाँ पर आओ, ये आपका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, ठीक है। और जब आप क्वींसलैंड की राजधानी देखोगे ये मैक्सिमम इसकी जितनी भी राजधानियां हैं वो सारी की सारी कोस्ट पर हैं। ये राजधानी है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन और जब आप नीचे आओगे ये है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स और इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर है सिडनी। ठीक है, इसी लोकेशन में है, तो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जब आप यहाँ पर आओगे इसे कहते हैं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की जब आप राजधानी देखोगे तो आपको यहाँ पर राजधानी इस लोकेशन में मिलेगी और इसे कहते हैं एडिलेड। एडिलेड। और एक खास बात, एडिलेड के ठीक आगे लगभग यहाँ पे एक आपको खाड़ी मिलेगी। कुछ अंदर की तरफ पानी गया है और यहीं पर एक खाड़ी मिलती है जिसे कहा जाता है अ, स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी, ठीक। आप जब मैप पढ़ोगे तो उसमें और क्लियर चीजें होंगी। अच्छा, यहाँ पे आओ, ये वाला बॉक्स कौन सा है, तो ये एक बॉक्स है जिसे कहते हैं विक्टोरिया। ये है विक्टोरिया और ये जो विक्टोरिया है ना, यहीं पर इसकी राजधानी है। राजधानी का क्या नाम है, राजधानी है मेलबर्न। मेलबर्न, ठीक है। और ये जो यहाँ पर खूब सारा पानी भरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में उत्तर की तरफ, उत्तरी प्रदेश और क्वींसलैंड में यहाँ पर खूब सारा पानी भरा हुआ है, यानी ये एक खाड़ी है। इसे कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप मैप भरिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। और अभी इस मैप को अगर हम थोड़ा सा ऊपर करें और नीचे यहाँ पर न्यूजीलैंड बना दें, तस्मानिया बना दें, तो बीच में आपको स्टेट्स भी मिलेंगी, तस्मान सागर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप मैप से पढ़िए तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और साथ ही साथ अगर इस तरह से आपसे सवाल पूछे भी गए तो आप मैप के आधार पर उत्तर दे सकते हो। अब इसी को यहाँ पर देखो, ये मैप मैंने इसमें चस्पा कर दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। अब इसकी राजधानियाँ देखो कोस्ट पर है, ये है पर्थ, ये नॉर्थ टेरिटरी है और ये है डार्विन। जब आप क्वींसलैंड में जाओगे तो यहाँ पर आपको ब्रिस्बेन मिलेगा, ये भी कोस्ट पर है। और न्यू साउथ वेल्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिडनी, ठीक है। और यहीं पर कैनबरा भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल। अच्छा, और नीचे आओगे तो विक्टोरिया मिलेगा। विक्टोरिया में यहीं पर कोस्ट में मेलबर्न है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिलेड। और आपको पता होगा जितने भी जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो आपको देखे होंगे आपने कि पर्थ में मैच हो रहा है ना? कमेंट्री वगैरह सुनते होगे जब आप देखते होगे, एडिलेड में मैच हो रहा है, मेलबर्न में मैच हो रहा है। तो ये कोस्ट में ही मैच आमतौर पर होते हैं, यहीं पर स्टेडियम है। तो अब इसको आप मैच करा लो। न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी क्या है? सिडनी में आ जाएगा, है ना? क्वींसलैंड, इसकी राजधानी क्या है? क्वींसलैंड पूछ रहा है आपसे। इसकी हो जाएगी ब्रिस्बेन। कहाँ पर है ब्रिस्बेन? ये है। विक्टोरिया, विक्टोरिया की हो जाएगी मेलबर्न। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, इसकी हो जाएगी पर्थ। अब आप मैच करा लेना, ठीक। और इसके जो ब्लैंक मैप हैं वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल ब्लैंक। और उनको लगातार कम से कम हर एक कॉन्टिनेंट को हर एक कॉन्टिनेंट के 20 से 25 मैप लगातार भरिए। इसके बाद फिर आपकी मैप में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे। एलिमिनेशन भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। ये लिखा है ललित कला एकेडमी 1954, संगीत नाटक एकेडमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। ये आपसे मैच कराना है। देखो यहाँ पर आओ, मैं आपको ये सारे के सारे संस्थान थोड़ा डिटेल में बताता हूँ।
सबसे पहले आप उठा लो ललित कला एकेडमी को। ललित कला अकादमी। ये जो ललित कला एकेडमी है, कहाँ पर है? केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। केंद्र की ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सबसे पहले तो इसका लोकेशन याद रखो, ठीक? अब मुझे बताओ इसका उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 5 अगस्त को, 5 अगस्त 1954 को। और ये उद्घाटनकर्ता कौन थे? किसने किया था? तो उस समय के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन है पता है आपको? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम है वी नागदास, वी नागदास। ये तो बात हो गई केंद्र की। अब जरा क्या उत्तर प्रदेश में भी ललित कला एकेडमी है? हाँ, उत्तर प्रदेश में है राज्य ललित कला अकादमी। ये मैं बात कर रहा हूँ अपने उत्तर प्रदेश की। चलिए, अब इसमें मुझे बताओ, ये जो राज्य ललित कला एकेडमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1962, 1962 में, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, केंद्र की पूछे तो आप 1954 उद्घाटन हुआ था और राज्य की पूछ ले तो 1962 में, ठीक? क्या बता सकते हो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के इसके पहले अध्यक्ष ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और इसका कार्यालय कहाँ पर है? कार्यालय है लाल बारादरी में, लाल बारादरी भवन। कहाँ पर है? कैसरबाग। अभी कुछ चर्चाएँ हुई थी, समाचार पत्रों में ये खबरें भी आई थीं कि इसके यहाँ पर रिनोवेशन का काम होगा तो इसके कार्यालय को विस्थापित भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अच्छा, इसके अलावा मैं एक संस्थान और लेता हूँ, एक एकेडमी और लेता हूँ जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकादमी, ठीक? ये जो संगीत नाटक अकेडमी है, मुझे बताओ इसकी स्थापना कब हुई है? आप बताओगे 1953, 1953 में। का कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय है नई दिल्ली में। 1952-53 में स्थापना हुई है और नई दिल्ली में ही इसका कार्यालय है। अच्छा, ये जो संगीत नाटक अकेडमी है ना, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये एक पुरस्कार देता है, ये एक पुरस्कार देता है। इस पुरस्कार का नाम याद रखना। नाम है, ये अभी पुरस्कार दिया गया है। ये चर्चाएँ हम लोग करंट में करेंगे, करंट अफ़ेयर्स में, ठीक? जब राष्ट्रीय स्तर की पढ़ेंगे। तो ये जो संगीत नाटक अकेडमी है, ये एक पुरस्कार देता है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अच्छा, ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इसका पूरा नाम है, युवा पुरस्कार। और ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? संगीत नाटक अकेडमी ने ही शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। सवाल ये है कि कब से शुरू किया गया? आप बताओगे 2006 से। अच्छा, ये कह रहा है कि हम युवा लोगों को पुरस्कृत करते हैं। यही तो पुरस्कार कह रहा है ये, कि हम किसको पुरस्कार कर रहे हैं? पुरस्कार दे रहे हैं। हम पुरस्कृत करते हैं युवा लोगों को। इसका मतलब क्या है? कितने साल तक के इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवा माने जाएँगे? अर्थात कितने साल तक के युवा कलाकार इससे लाभान्वित होंगे? आप बताओगे 40 साल। 40 साल तक के युवा कलाकार युवा कलाकारों को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार मिलता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये तो बात हो गई केंद्र की। क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई संगीत नाटक अकेडमी है? हाँ, है। आओ चलो देखें कौन-सी है। ये है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। और जैसे ही आप उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के पास जाते हो, इनसे पूछो आप कब स्थापित किए गए थे? अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना। तो ये कहता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी कि हम 13 नवंबर 1963, ये 18 नहीं है 13 है, 13 नवंबर 1963 को स्थापित किए गए। चलो, अब राष्ट्रीय स्तर पर फिर से चलते हैं और एक और संस्थान लेते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक? ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, मुझे बताओ इसकी स्थापना।
स्थापना मैच कराने के लिए पूछा जाता है, जैसे आपसे आरओ-एआरओ 2021 में पूछा गया था। इसलिए ये संस्थान और उनके ईयर्स, एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स ये आपको याद करने आवश्यक हैं। इसके अलावा अगर स्थापना नहीं पूछेगा, तो फिर कुछ ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 संस्थान दे दिए और कहेगा कि इनको कालानुक्रम में स्थापना के आधार पर सजाइए। ठीक? कुछ ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्थापना इसकी कब हुई? 1959। और मुझे बताओ, ये जो संगीत नाट्य विद्यालय है, ये किसका एक घटक है? और फिर इसको स्वतंत्र इकाई के रूप में कब अस्तित्व में लाया गया सरकार के द्वारा? तो ये जब एस्टैब्लिश हुआ था, ऐसी स्थिति में ये संगीत नाटक अकेडमी का घटक था। संगीत नाटक अकादमी का घटक था, ठीक है? इसके बाद फिर इसको 1975 में एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया। 1975 में यह एक स्वतंत्र इकाई बना। अच्छा, ये तो बात हो गई केंद्र की, बस इतनी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब मैं चलता हूँ आपको उत्तर प्रदेश में लेके। क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई नाट्य संबंधी कोई संस्थान है? तो आप बताओगे हाँ है। उत्तर प्रदेश में है भारतेंदु नाट्य अकेडमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। अब मुझे बता दो केवल और केवल इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बस, ठीक है? चलो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, अब आप मिला लेना। जस्ट वेट, एक छूट गया है। संस्कृति संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र तो छूट ही गया है। यहाँ पर आओ जरा, इसको भी ले लेते हैं। संस्कृत संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। सबसे पहले मुझे बताओ इसकी स्थापना 1979, ठीक? याद रखिएगा। अच्छा, ये तो है संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। अब मुझे एक बात और बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या कोई संस्कृत संस्थान है? उत्तर प्रदेश में 2 संस्थान और याद रखो, एक संस्कृत और दूसरा हिंदी। मैं अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान, ठीक है? और दूसरा हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान। अब मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान ये कब बना? तारीख याद रखो 31 दिसंबर 1976, ठीक है? और इसका कार्यालय कहाँ पर है? कार्यालय है लखनऊ में। अब यहाँ पर आओ हिंदी संस्थान, ये कब बना? इसकी स्थापना, ध्यान दो, संस्कृत और हिंदी में कन्फ्यूज़ मत हो जाना। ये है 30 दिसंबर 1976, ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसमें ज़रा वापस आओ। ये संस्कृत संसाधन प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 में देखो क्या कह रहा है? निम्नलिखित बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व्स ये दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? अमानगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या फिर संजय डोगरी। इसमें मैं आपको लिए चलता हूँ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व्स रिवाइज करो जरा। मध्य प्रदेश के बाघ अभयारण्य, ठीक? मध्य प्रदेश के कुछ बाघ अभयारण्य जैसे मैंने लिखा बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। गौर करना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो याद रखो। एक तो ये बांधवगढ़ है, ये बांधवगढ़ है, और ये मध्य प्रदेश में है, ये तो कन्फर्म है। दरअसल ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। सफ़ेद बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक? अब ऐसी स्थिति में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं तो इसे कहा जाता है, इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को, कि सफ़ेद बाघ का ये देश है। इसे सफ़ेद बाघ का देश भी कहा जाता है, इस टाइगर रिजर्व को, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा हम आपको लिए चलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक? इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है
अमानगढ़, अमानगढ़ बाघ रिजर्व। और ये कहाँ पर है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है और आपको पता होगा ये बिजनौर में है। ठीक है? चलो बताओ, संजय डुगरी कहाँ पर है? संजय डुगरी बाघ अभयारण्य, ये है मध्य प्रदेश में, यहीं पर। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। आपसे कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है। अमानगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? बिजनौर में। और बांधवगढ़, इसे सफेद टाइगर्स, व्हाइट टाइगर्स की कंट्री कहा जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7वें में आ जाओ। कह रहा है कि कौन सा है संयंत्र जो कोयला आधारित है, बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अच्छा, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर देखना। टाइगर रिजर्व से मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूँ। ठीक, एक सवाल है कि मुझे बताओ भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, इसका नाम बताओ। और दूसरा, भारत का सबसे छोटा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम बता दो। तो सबसे बड़ा अगर पूछे तो आप बताओगे नागार्जुन, नागार्जुन सागर श्री सैलम, श्री शैलम। और अगर सबसे छोटा पूछे तो आप बताओगे बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है कि कौन सा है जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो कोयला आधारित कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? जैसे सिंगरौली, सिंगरौली ये कहाँ पर है? ये है सोनभद्र में, ये कोयला आधारित है। रिहंद, ये भी कोयला आधारित है, ये भी है सोनभद्र में। ठीक जैसे दादरी, ये गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में। इसकी खास बात यह है कि कोयला और गैस आधारित है। इसके अलावा आपने फिरोज गांधी का नाम सुना होगा, फिरोज गांधी ऊंचाहार, ऊंचाहार ये कहाँ है? रायबरेली में है। ठीक, ये भी कोयला आधारित है। इसके अलावा टांडा, ये कहाँ है? ये है अंबेडकर नगर, ये भी कोयला आधारित है। तो डार्डीपल्ली नहीं है, विंध्याचल भी नहीं है, दादरी और सिंगरौली ये दोनों सही हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वें का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, हम ले चलते हैं आपको 8वें नंबर पे। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ये प्रजातियां दी हैं, गाय की है देवनी, बकरी की है बर्बरी, भैंस की है भदावरी, या फिर भेड़ की है गिर। इसमें से कौन सा सही नहीं है? एक बात समझो, यहाँ पर आओ जरा। देखो, जैसे ये मैंने लिखा देवनी, ठीक, ये देवनी किसकी प्रजाति है? दरअसल ये है गाय की नस्ल, गाय की एक नस्ल है। सवाल ये आता है कि ये जो गाय की नस्ल है इसका प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर है? प्रजनन क्षेत्र, आमतौर पर जो इसका प्रजनन क्षेत्र मिलता है वो मिलता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ठीक है? और भी कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे आप ले लो गंगा तीरी को, गंगा तीरी, या फिर आपने नाम सुना होगा खैरीगढ़, या फिर केन काथा। ये प्रजातियां, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये प्रजातियां पाई जाती हैं अपने यूपी में, बिहार में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक प्रजाति है गिर, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये एक गाय की ही प्रजाति है, गाय की एक प्रजाति है, और ये पाई जाती है गुजरात में। ठीक है? एक आपने मवेशी की प्रजाति का नाम और सुना होगा जिसका नाम है हल्लीकर, सुना है? हल्लीकर, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कर्नाटक में। आमतौर पर मैसूर क्षेत्र में हल्लीकर नामक प्रजाति पाई जाती है। तो ये जो लिखा है गाय देवनी, बिल्कुल सही है। बर्बरी, ये बकरी की है, बारबरी भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है तो ये भी सही है। भदावरी भैंस की है। एक आपने नाम सुना होगा घुर्रा, मुर्रा नहीं, मुर्रा अलग है, घुर्रा, ये दरअसल सूअर की प्रजाति है।
तो ऐसी कई सारी हैं, जैसे मुजफ्फरनगरी ये भेड़ की प्रजाति है, जालौनी ये भी भेड़ की प्रजाति है, वगैरह वगैरह। तो भदावरी ये भैंस की है, बिल्कुल सही है। भेड़ की गिर नहीं है, ये गिर किसकी है? ये है गाय की, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करो। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी हैं और उनके राइटर्स दिए हैं। रास पंचाध्यायी, इसके हैं नंददास, ये तीसरा हो जाएगा। चैतन्य भागवत के कौन है? चैतन्य भागवत के आपको मिलेंगे वृंदावन दास, दूसरा। चैतन्य मंगल के कौन है? ये है जय नंदा, यानी कि दूसरा। और भक्ति रत्नाकर के हैं नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि चक्रवर्ती। ठीक। 10वें में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आहार है जो आहार समूह है जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? यहाँ पर लिखा है वसा, प्रोटीन, विटामिन नहीं, गलत है। विटामिन, लवण और जल, ये गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसके अलावा दिया है विटामिन, फिर से गलत हो जाएगा। ठीक। सही उत्तर होगा सी पार्ट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब यहाँ पर आओ, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले उठाओ। हालांकि जब आप बायो पढ़ेंगे तब उसमें इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? काहे के लिए ये काम करता है? आमतौर पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में ये सहायक होता है। ऊर्जा प्रदान करने में यह सहायता करता है, या हम कहें सहायक है। इसके अलावा आप वसा को उठा लो, ये क्या काम करती है? तो यह भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। ऊर्जा प्रदान करने में यह भी सहायक है। ठीक, दो तो हो गए। अब आ जाओ प्रोटीन के पास। तो प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है, लेकिन प्रोटीन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है। कहते हैं कि जब शरीर पहले कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त करता है, इसके बाद फिर वो प्रोटीन के पास पहुंचता है। लेकिन अगर आपसे दो सवाल पूछे कि मुझे बताओ, प्रोटीन की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, ये दो याद रखना। एक तो है मैरेस्मस, मैरेस्मस, और दूसरा है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। ठीक। बायोलॉजी में इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, चूंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, यूपीपीसीएस के द्वारा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। कह रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन से थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी थे, मुंजे साहब थे, या फिर अंबेडकर थे, या फिर चिंतामणि थे? ये थे अंबेडकर साहब। देखो, यहाँ पर आओ, मैं आपको लिए चलता हूँ गोल मेज सम्मेलन में। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, टोटल हुए कितने थे? आप बताओगे। टोटल थे तीन, थ्री। ठीक। इसमें से सवाल आपसे है द्वितीय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या बता सकते हो ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये कब से कब तक चला? तारीख याद रखना, पूछी जाती है। 7 दिसंबर 1931 से एक, जस्ट वेट, 7 सितंबर है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। क्या इसमें बापू गए थे? हाँ, इसमें गांधी जी गए थे, गांधी जी गए थे। और एक खास बात ये याद रखना, गांधी जी जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम था एसएस राजपूताना। ठीक है। ये था, और इनके साथ पूरी एक मंडली गई थी। इस मंडली में कई सारे लोग थे, जैसे महादेव देसाई थे, महादेव देसाई भी इनके साथ गए थे। इनके साथ इसी जहाज में मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, और इसके अलावा मीराबेन, मीराबेन। और इस गोलमेज सम्मेलन में एक खास बात ये हुई थी कि हालांकि सहमति तो नहीं बन पाई थी। जब आप गोलमेज सम्मेलन को पढ़ोगे तब आप इसके इतिहास को पूरा जान पाओगे, और आपने पढ़ भी रखा होगा अगर आप यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसमें एक खास बात ये हुई थी कि इसी समय भारत सचिव बनाया गया था, भारत सचिव।
और भारत सचिव ये बना कौन था? भारत सचिव बना था, इसका नाम था सैमुअल सैमुअल होअर, इसका नाम याद रखना, ठीक है? सैमुअल होअर। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर साहब। ये तीनों के तीनों सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? लातविया पोलैंड है, लातविया रूस है, स्वीडन रूस है या फिर स्वीडन और नॉर्वे है। यहाँ पर आओ, मैं थोड़ा सा इसको आपको मैप बना के बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जब आप मैप देखते हो विश्व का, तब आप इस प्रकार से 3 देश लटके हुए देखते हो। एक ये देश लटका हुआ है और एक ये देश है, ठीक? कुछ ऐसे 3 देश आपको लटके हुए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपका रसिया पूरा, इधर रसिया चला जाता है, रूस, ठीक? और फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर पानी है बहुत सारा। बात समझ पा रहे हो? ये बहुत सारा यहाँ पर पानी है। और इसके बाद फिर नीचे से शुरू होता है देशों का सिलसिला। एक देश, दूसरा देश, ये तीसरा देश, इसके अलावा ये चौथा देश आ जाएगा यहाँ पे और फिर आपको मिलेगा 5वां देश। ठीक, गौर करना। दरअसल ये जो देश हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये देश, जो ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ तो आपको रूस मिला और ये जो मैंने 3 बनाए थे, इनमें से सबसे इधर वाला है नॉर्वे, नॉर्वे। ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये है स्वीडन, ये है स्वीडन, ठीक? और सबसे लास्ट वाला यानी सबसे राइट वाला जो आपको दिख रहा है, ये है फ़िनलैंड, फ़िनलैंड। बात समझ गए? यहाँ पर खूब सारा पानी भरा हुआ है। ये वाला क्षेत्र पानी, पानी, पानी यहाँ पर है, यही ब्लू वाला पानी। तो ये जो पानी भरा हुआ है, ये कहते हैं इसको बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, ठीक? अच्छा, यहाँ पर खूब सारा पानी भरा हुआ है। तो ये जो छोटा-सा एक आपको जल भराव दिखेगा, यहाँ पर इसे कहते हैं फ़िनलैंड। ये वाला क्षेत्र फ़िनलैंड है और यहाँ पर है रसिया, इसे कहते हैं फ़िनलैंड की खाड़ी। आप मैप जब देखोगे तो उसमें और अच्छे से लोकेशंस पता चलेंगी। यहाँ हो सकता है थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन जब आप एक मैप को बहुत ज़्यादा भर लेते हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको तुरंत दिमाग में आ जाते हैं कि हाँ, फ़िनलैंड की खाड़ी फ़िनलैंड के आस-पास होगी और उसके आस-पास के देश होंगे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो ये सारे के सारे वही देश हैं। तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको सहायता मिलती है। इसी वजह से मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यूपी स्पेशल पढ़ो, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ो, आप भारत स्पेशल पढ़ो या फिर विश्व का ज्योग्राफी पढ़ो। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको मैप पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं उससे। ये है फ़िनलैंड, तो फ़िनलैंड है ये और ये जो जल भराव है, इसे आप कहोगे फ़िनलैंड की खाड़ी। फ़िनलैंड की खाड़ी, ठीक? अब इसके बाद जो ये नीचे मैंने बॉक्स बनाए हैं, ये देश हैं। सबसे ऊपर वाला है एस्टोनिया, इसके जब नीचे आओगे तो आप आओगे लाटविया के पास और नीचे आओगे तो आप आओगे लिथुआनिया, लिथुआनिया। यहाँ पर आओगे तो ये है लिथुआनिया के नीचे पोलैंड और यहाँ पर है जर्मनी, ठीक है? हालाँकि जर्मनी और इधर की तरफ है, ये नॉर्वे के सीध में। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा-सा जर्मनी के ऊपर ही एक देश है, इसे कहते हैं डेनमार्क, डेनमार्क। आपको ग्रीनलैंड का इतिहास पता होगा, हालाँकि अमेरिका ने कई बार चैलेंज किया है कि हम इसको हथिया लेंगे, ग्रीनलैंड को। लेकिन अब यहाँ पर जो ये जल भराव है ना, पूरा का पूरा जल भराव, ये वाला क्षेत्र, ये जो जल भराव है, ये है बाल्टिक सागर, यही है बाल्टिक सागर, ठीक? अब एक बात समझो, बाल्टिक सागर में कौन-कौन से देश हैं? एक तो आ गया एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड। देखो, लाटविया भी है, पोलैंड भी है, तो बाल्टिक सागर के तट पर कह रहा है कौन-सा नहीं है, ये तो सही हो जाएगा। इसके अलावा लाटविया और रूस, रूस भी देखो यहाँ पे है। ये जो रसिया था, ये फ़िनलैंड की खाड़ी इसी का पार्ट है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक? ये भी बाल्टिक सागर के तट पर है। स्वीडन और रूस, स्वीडन कहाँ पर है? ये है स्वीडन, ये भी ये जो पार्ट है बाल्टिक सागर का इसके तट पर है, अर्थात रसिया और स्वीडन भी बाल्टिक सागर के तट पर है, तो ये भी सही हो जाएगा।
स्वीडन और नार्वे, नार्वे नहीं है, नार्वे अलग है। देखो, स्वीडन तो है लेकिन नार्वे अलग है इससे। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट ये है नार्वे। तो ये बाल्टिक सागर से अलग हो जाएगा। तो यही हमारा सही उत्तर होगा डी पार्ट। बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है। अब यहाँ पर आओ, ये मैप दिया हुआ है, देखो। ये फ़िनलैंड है और ये है रसिया। फ़िनलैंड और रसिया, यहीं पर नीचे शुरू होता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक? और नीचे आ जाओगे तो आपको मिलेगा पोलैंड। देखो, बाल्टिक सागर को ही स्पर्श करके नीचे आना है, आप बेलारूस में मत घुस जाना। इसके अलावा रसिया का भी यहाँ पर पार्ट मिलता है थोड़ा-सा, और जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा पोलैंड से आगे जर्मनी। हालाँकि मैप पूरा नहीं है, तो जर्मनी। अब यहाँ पर देखो, बाल्टिक सागर यहाँ है और ये जो येलो वाला पार्ट है, ये है आपका नॉर्वे, ठीक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। बात समझ पा रहे हो? डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ये 2021 का करंट अफेयर्स है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो। कह रहा है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को पहचानिए। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अवस्थित है। यह चोटी, जो त्रिशूल चोटी है, 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब यहाँ पर आओ जरा। सबसे पहले ये जो शब्द लिखा था कुमायूं, हिमालय का जब आप देशांतरी विभाजन पढ़ करते हो, आपने एचपी चटर्जी जी, जो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा हिमालय का देशांतरी विभाजन किया गया। ध्यान दो, देशांतरी विभाजन। और ये जो देशांतरी विभाजन है, ये किसके द्वारा किया गया? ये मैं बात कर रहा हूँ हिमालय की, ठीक है? हिमालय का देशांतरी विभाजन ये किया किसके द्वारा गया? ये हैं एचपी चटर्जी और कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने बताया है कि जब आप इसका देशांतरी विभाजन करते हो, तो आपको मिलता है कश्मीर हिमालय पहला, फिर आपको मिलता है हिमाचल हिमालय, आपको मिलता है कुमायूं हिमालय, ठीक है? आपको मिलता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, आपको मिलता है पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन हमारा कुमायूं हिमालय से है, तो हम केवल और केवल कुमायूं हिमालय को उठा लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर ले आओ कुमायूं हिमालय को, कुमायूं हिमालय। 2-3 बातें इससे याद रखो। कुमायूं हिमालय, मान लेते हैं ये। दरअसल ये सतलज और काली नदी के बीच में अवस्थित है, ठीक है? सतलज और काली नदी के बीच में अवस्थित है यह। यह है सतलज और काली नदी के मध्य अवस्थित है। अब यहाँ पर देखो, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? सतलज और काली नदी। इसमें एक खास बात और है, इसकी जो लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी बताई जाती है। नंदा देवी सबसे ऊंची है। यहाँ पर एक शिखर और है, शिखर। इस शिखर का नाम है त्रिशूल, ठीक? इसकी जो लंबाई है 7100, सॉरी 1700 नहीं है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 7140 मीटर। कुछ पुस्तकों में 7140 मिलता है, कुछ में 7120 मीटर मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको थोड़ी बहुत लगभग में है। मैं सीधे लिखे देता हूँ, आपको कंफ्यूजन न रहे। लगभग में एग्जैक्ट, आमतौर पर जो अलग अलग पुस्तकें हैं उनमें अलग अलग डेटा मिलते हैं, और वो जो फ्लक्चुएशन है वो मुश्किल से 10 से 20 मीटर का मिलता है। तो खैर, शिखर है त्रिशूल, ठीक? इसमें 3 श्रेणियाँ हैं, 3 जोड़ियाँ, त्रिशूल पार्ट 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3। जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल है ना, कुछ ऐसे। इस प्रकार से अ, इसकी चोटियाँ हैं, त्रिशूल, इस प्रकार से कुछ, ठीक? तो 1, 2 और 3 ये त्रिशूल के आकार में है, इसी वजह से इसको त्रिशूल कहा जाता है। और आमतौर पर ये जो चोटियाँ हैं, ये उत्तराखंड में हैं, और उत्तराखंड में जिला है बागेश्वर। बागेश्वर जिले में है। बात समझ पा रहे हो? तो वापस आ जाओ। ये चोटी लगभग 7500 मीटर के आसपास ऊँची है। 7500, जस्ट वेट।
कह रहा है 7500 मीटर ऊंची है, ये तो गलत हो जाएगा। इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। हाँ, 7100 के आसपास बोलता तो चल जाता, लेकिन 7500 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे देखो, ये उत्तराखंड में है और बागेश्वर जिले में है, ये सही है, पहला वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको स्थलीय पारितंत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र के पास। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके मैं दो पार्ट करता हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र के दो पार्ट कौन कौन से? इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक कहलाता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरे को कहा जाता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक। तो मैं आपको सबसे पहले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिस्कस करता हूँ आपसे। इसके भी दो पार्ट कर दूं। कौन कौन से? एक कर दो स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, और दूसरा कर दो जलीय पारितंत्र। ठीक है। स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। अब ये जो स्थलीय पारितंत्र है, इसके इसको फिर से कुछ भागों में बांटा जाता है। जैसे वन हो गया, ये स्थलीय पारितंत्र है। जैसे घास के मैदान हो गया, ये स्थलीय पारितंत्र में आता है। स्थल में है ना, वन आप कहाँ देखोगे? स्थल में ही देखोगे। घास के मैदान भी कहाँ होते हैं? स्थल में। इसके अलावा मरुस्थल, ये भी स्थलीय पारितंत्र का भाग है। टुंड्रा, ये भी स्थलीय पारितंत्र का भाग है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो केवल और केवल स्थलीय पारितंत्र से पूछ रहा था। तो जलीय पारितंत्र से नहीं पूछ रहा था, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्थलीय पारितंत्र का एक उपभाग नहीं है? पर्वत। देखो, स्थल में वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, टुंड्रा है, पर्वत भी तो होंगे। ये भी तो हो गया। सागरीय, ये जलीय पारितंत्र का भाग है, ये गलत हो जाएगा। स्थलीय, ये भी सही है। अर्धशुष्क पारितंत्र, ये भी स्थलीय पारितंत्र का भाग है। तो इसका बी पार्ट हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट देखो, 16 कह रहा है भारत के संविधान का एक भाग है नौका ए। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। भाग 9 का ए। देखो, यहाँ पर आओ जरा। सबसे पहले संविधान का एक भाग याद रखो, 9। फिर एक भाग आप और याद रखो, भाग 9 का ए। ये जो 9 दिया है, इसमें पंचायतें हैं, पंचायतें। ठीक। और ये जो पंचायतें हैं, ये ग्रामीण स्वशासन की बात करती हैं। ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करती हैं। अच्छा, अब अगर भाग 9 ए में आओगे, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है नगर पालिका। ठीक। और नगर पालिका, यहाँ शब्द लिखा है नगर, इसका मतलब आप सिटी में पहुंच गए। सिटी में पहुंच गए तो शहर हो गया। अर्थात ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है। शहरी स्थानीय स्वशासन, इसकी बात करता है। ठीक। मुझे ये बता दो कि ये जो पंचायतों का भाग है, ये कब प्रभावी हुआ था? ये इसकी तारीख बताओ, और इसकी भी तारीख बता दो, ये कब प्रभावी हुआ था। सबसे पहले पंचायतें, ये 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को। और ये कब प्रभावी हुआ? 1 जून 1993 से। दोनों डेट्स याद रखना। अब आपसे देखो 9 का ए पूछ रहा है, इसका मतलब शहर में आप पहुंच गए, नगर में। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र हो जाएगा, केवल और केवल दो। ठीक है। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा था, 9 का ए, यानी नगर पालिका अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है। चलो, 17 में देखो। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो जैव डीजल पौधा है। ये जट्रोफा है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं रतन जोत। रतन जोत, इसे कहा जाता है जट्रोफा कारकस। ठीक है। हाँ। तो अब आ जाओ 18 में। क्या कह रहा है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? बताइए भाई। मंदसौर प्रशस्ति, ये पूछ रहा है आपसे।
देखो मैं मंदसौर प्रशस्ति की बात कर लूँ, तो इसमें उत्तर क्या होगा? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त तो है नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं है, रामगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम होना चाहिए इसका उत्तर। देखो, कुमारगुप्त प्रथम, यहाँ पर आओ जरा। मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति। देखो, सबसे पहले आप मंदसौर प्रशस्ति के पास आओ। मुझे बताओ इसको प्रकाशित किसने किया था? देखो, इसमें 2 नाम याद रखना। 1875, जस्ट वेट, 1875, 1875 में पीटर पेटरसन एक व्यक्ति था। पेटरसन, पीटर पेटरसन ने इसको प्रकाशित किया था। और एक शख्स का नाम और आता है जिसका नाम है फ्लीट महोदय। फ्लीट महोदय, ठीक। ये जो मंदसौर प्रशस्ति है, क्या बता सकते हो इसकी रचना किसने की थी? आप बताओगे इसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी, ठीक। और एक खास बात, ये जो प्रशस्ति है, इसमें एक राजा का वर्णन मिलता है। ये राजा कहाँ का है? ये है मालवा का, अर्थात मालवा के राजा बंधु वर्मा। बंधु वर्मा का इसमें हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। और किसकी उपलब्धियां इसमें समाहित हैं? तो गुप्त काल का एक राजा है जिसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है? तो आप बताओगे कुमारगुप्त प्रथम। किस मालवा राजा का भी वर्णन मिलता है? बंधुवर्मा। इसकी रचना किसने करी थी? वत्स भट्टी ने। तो बस यही 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है? पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। चलो गोंडा को उठाओ और यहाँ पर आओ। गोंडा से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। गोंडा जिला, ये जो गोंडा जिला है ना, ये किसका हिस्सा है? आप बताओगे कौन से मंडल का हिस्सा है? ये है देवी पाटन का। देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मंदिर हैं, कुछ पर्यटक स्थल हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं मैच कराने के लिए। ये पर्यटक स्थल याद रखना। सबसे पहले एक मंदिर का नाम याद रखो, नाम है पृथ्वीनाथ। पृथ्वीनाथ मंदिर। एक मंदिर का नाम और याद रखो, नाम है श्री स्वामी नारायण। स्वामी नारायण मंदिर। एक मंदिर का नाम और याद रखो, दरअसल मंदिर नहीं, मैं क्या बताऊं, एक पक्षी अभयारण्य का नाम याद रखो। इस पक्षी अभयारण्य का नाम है औरंगा, ठीक है। पार्वती अर्गा कह लो या फिर औरंगा कह लो। पक्षी विहार, यह एक पक्षी विहार है। और एक ग्राम है जिसका नाम है जयप्रभा ग्राम, ये भी एक तरह का पर्यटक स्थल है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडा में है, ये तो बिल्कुल सही है। ये पक्षी अभयारण्य भी है, ये भी सही है। तो पार्वती अर्गा गोंडा में है और पक्षी अभयारण्य है, दोनों सही। 20 नंबर देखो, कह रहा है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। अब आप यहाँ पर आओ जरा, कुछ फैक्ट्स याद रखो। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ पहला कृषि विज्ञान केंद्र, पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ये जो विज्ञान केंद्र है, क्या बता सकते हो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? आप बताओगे 1974 में। स्थान बता दो, कहाँ किया गया? पुडुचेरी, पांडिचेरी में, ठीक। कृषि से मुझे एक संस्थान याद आ रहा है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अनुसंधान परिषद, इसको भी याद रखना। कैसे याद रखोगे? इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई 1929, 16 जुलाई को।
16 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाम याद रखना, नई दिल्ली शहर का, ठीक है? तो ये दोनों ही केंद्र आप याद रखो। चलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी। आगे बढ़ो 21 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है या फिर ताप्ती है? देखो, देखो, सबसे पहले यहाँ पे नदियाँ कौन-कौन सी थी? एक बार फिर से देख लो। कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है और ताप्ती है। देखो, सबसे पहले आप उठा लो नर्मदा नदी को, ठीक है? इसमें 2 बातें आपको याद होनी चाहिए, हालाँकि ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं सवाल इस तरह की कि लंबाई कितनी है बेसिन की, बेसिन कितने छे वर्ग किलोमीटर का है। इस तरह से आपसे डिजिट्स नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी डिजिट्स इसलिए याद होनी चाहिए चूँकि आपसे जैसे यहाँ पर पूछा है कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, किस बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अब ऐसे सवाल करने के लिए आपको इनकी बेसिन का डिजिट भी याद होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी लगभग में आप याद रखिए। जैसे नर्मदा नदी, अगर मैं लगभग की बात करूँ, थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको मिल सकता है अन्य पुस्तकों के मुकाबले। लगभग, लगभग, ठीक? इसमें 2 बातें याद रखिए। सबसे पहले तो लंबाई लगभग-लगभग 1300 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर और इसकी बेसिन कितना है? बेसिन है लगभग 98800 किलोमीटर स्क्वायर। ये लगभग में है, ठीक है? अच्छा, ये है नर्मदा। अब आ जाओ ताप्ती में, ताप्ती नदी का। तो इसकी लगभग लंबाई कितनी बैठेगी? लगभग इसकी लंबाई है 700 किलोमीटर और इसका बेसिन कितना है? क्षेत्रफल लगभग पड़ेगा जाके 66900 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो ताप्ती की बात हो गई। अब आ जाओ महानदी के पास। तो इसकी लंबाई मुझे बता दो सबसे पहले लगभग में। लगभग इसकी लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे 885 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। मुझे बेसिन बता दो लगभग कितना अराउंड है? 141,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका बेसिन है। इसके बाद आ जाओ आप कावेरी में, तो इसकी भी मुझे वही 2 बातें बता दो कि एक तो इसकी लंबाई लगभग 800 के आसपास है, लगभग अन्य जगह जब आप पढ़ते हो तो 765 के आसपास भी मिलता है, विकिपीडिया वगैरह सर्च करोगे तो आपको ये डिजिट मिलेगा। लेकिन और हम आम तौर पर अमूमन या तो 750 ले लें या लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है? और अगर बेसिन देखोगे तो लगभग 82 से लेकर 85,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो अब इसमें आपको केवल और केवल अंदाज़ ये लगाना है कि किसका बेसिन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो, नर्मदा का है 98,000, बाकी डिजिट्स आप छोड़ दो। ताप्ती का है 66,000, महानदी का है 1 लाख से ऊपर, तो इसका अभी तक सबसे ज़्यादा है। कावेरी का देखो 82,000, तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है महानदी का, ठीक? सबसे ज़्यादा महानदी का है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, 22 कह रहा है कि एक तरफ वैज्ञानिक के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके काम क्षेत्र दिए हैं। कह रहा है मिलाओ इनको। तो कुछ वैज्ञानिक और उनके कार्य वो क्यों जाने जाते हैं? ये एक लिस्ट याद रखो आप, पूछी जाती है। बीरबल, साहनी, ये क्यों जाने जाते हैं? किस काम के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं जीवाश्म, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के लिए, वनस्पति विज्ञान के लिए। इसके अलावा आपने केसी मेहता का नाम सुना होगा। ये क्यों जाने जाते हैं? ये पादप रोग विज्ञान के लिए जाने जाते हैं, ठीक? इसके अलावा आपने पी महेश्वरी का नाम सुना होगा। ये क्यों जाने जाते हैं पी महेश्वरी? ये भ्रूण विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन, ये क्यों जाने जाते हैं? ये हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? हरित क्रांति के पिता। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें जी.जे. मेंडल, ये क्यों चर्चित हैं? तो जी.जे. मेंडल ये जाने जाते हैं आनुवांशिकी के लिए, आनुवांशिकी। इसके अलावा एक शख्स का नाम और याद रखो, नाम है हिप्पोक्रेट्स। ये बंदा क्यों जाना जाता है? इसका नाम है हिप्पोक्रेट्स।
क्रेट्स ये जाने जाते हैं चिकित्सा शास्त्र के लिए, चिकित्सा शास्त्र के लिए। लुई पाश्चर क्यों जाने जाते हैं? तो आप बताओगे ये जाने जाते हैं सूक्ष्म जैविकी के लिए, सूक्ष्म जैविकी। मुझे बताओ ह्यूगो डी ब्रीज ये क्यों जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं उत्परिवर्तनवाद के लिए। ठीक? तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं और उनके काम क्षेत्र हैं। तो बीरबल साहनी ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के लिए हैं। केसी मेहता क्यों जाने जाते हैं? केसी मेहता पादप विज्ञान के लिए। पी महेश्वरी ये भ्रूण के लिए जाने जाते हैं, है ना? बाकी आगे लिखा हुआ है, यहाँ से आप मैच करा लीजिए। एम एस स्वामीनाथन ये जाने जाते हैं हरित क्रांति के लिए, तो आप इस प्रकार से इनको मैच करा लो। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, इसे कहते हैं यूपीडीएएसपी, यूपी डास्प, ये प्रायोजित की गई किसके द्वारा? देखो यूपी डास्प के जो चरण चलाए जा रहे हैं, हर एक चरण में अलग-अलग अलग-अलग वित्त सहायता संस्थाएँ कर रही हैं। तो अब कौन-कौन कर रही है? आओ देखो। मैं बात कर रहा हूँ यूपी डास्प की। देखो, इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना, ठीक है? ये जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना है, इसका चरण नंबर 1 पहला चरण। ये जो पहला चरण है, सबसे पहले मुझे बताओ इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1998 सन 2004 से। 1998 से लेकर 2004 तक ये चरण चला था। अच्छा, इस चरण में वित्त पोषक कौन था? वित्त पोषक एजेंसी, कौन वित्त का डोनेशन कर रहा था? ये थी विश्व बैंक, ये वित्त पोषक एजेंसी थी। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने जिले कवर किए गए थे? तो आप बताओगे टोटल 32। ठीक है? अब जरा ये तो था पहला चरण। अब मैं आपको ले चलता हूँ डास्प के दूसरे चरण के पास। मुझे बताओ ये कब से कब तक चला है? 2007 से लेकर 2013 तक ये चला है। इस समय वित्त पोषक एजेंसी कौन थी? तो आप बताओगे इस समय वित्त पोषक एजेंसी थी RKVY, भारत सरकार, भारत सरकार। और इसमें कितने जिले कवर किए गए थे? जिले टोटल कितने कवर किए गए आप बताओगे? 40। तो डास्प 1 और डास्प का चरण 2 ये दोनों ही याद रखो DASP के। तो पहले चरण में विश्व बैंक वित्तीय सहायता एजेंसी थी और दूसरे चरण में भारत सरकार वित्त सहायता एजेंसी थी। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, ये जो कृषक समृद्धि आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? दरअसल इसकी स्थापना की गई थी 2017 में और इसका लक्ष्य था किसानों की आय 2 टाइम्स करना, 2 गुना करना। तो 2017 सही उत्तर हो जाएगा। 25 देख लो, क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताइए। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। शेरशाह सूरी के बारे में आपसे कह रहा है। सबसे पहले शेरशाह सूरी के बारे में पहला कथन पढ़ो। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हाँ, ठीक है। हालाँकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। युद्ध के मैदान पर भी वो अतुलनीय थे और एक शासक के रूप में भी वो अतुलनीय थे। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। केवल और केवल पहला सही होगा। ठीक है? शेरशाह सूरी के बारे में 2-3 बातें याद रखो। कौन-कौन सी? आओ देखो। शेरशाह सूरी, ये जो बंदा है शेरशाह सूरी, इसका आपसे मूल नाम कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। आप बताओगे ये है फरीद, ठीक? इसके कुछ उपनाम भी हैं या हम कहें इसकी कुछ उपाधियाँ भी हैं। कौन-कौन से हैं मूल नाम, उपाधियाँ? सबसे पहली बात, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, अर्थात राज्याभिषेक के अवसर पर इसको या हम कहें इसने एक उपाधि धारण करी थी, शेरशाह
सुल्तान ए आदिल। ठीक। इसके अलावा हजरत ए आला, हजरत ए आला, ये उपाधि इसे कब इसने धारण करी? तो आप बताओगे ये उपाधि धारण करी थी दक्षिण बिहार का शासक बनने के उपरांत। बिहार का शासक बनने के उपरांत हजरत ए आला इस प्रकार से आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकता है। मुझे बताओ, शेर खां, ये किसने कहा इसको? ये कहा था बहार खां लोदी ने। मुझे बताओ, शेर शाह, ये किसने कहा? या कब इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा विजय के बाद, विजय के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, चौसा विजय के बाद इसने अपने आप को शेर शाह की उपाधि से नवाजा। किसने इसको हैदर द्वितीय कहा है? हैदर द्वितीय किसने कहा है? ये कहा है अब्बास खां शेरवानी ने। अब्बास खां शेरवानी, याद रखिएगा, हैदर द्वितीय। इसके अलावा धूप में खिला हुआ फूल कहा है डॉक्टर कानूनी ने। और मुझे बताओ, शेरशाह सूरी को चालाक अफगान, ये किसने कहा है? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप बताओगे ये बाबर के द्वारा इसे चालाक अफगान की संज्ञा भी दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 25, 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल एक। आगे देखो, आगे कह रहा है 26 में, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद है एक जिसका नाम है किला ए कोहना। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किला ए कोहना मस्जिद का। देखो, शेर शाह सूरी के बारे में बात कर रहा हूँ। शेर शाह सूरी, और ये जो बंदा है शेर शाह सूरी, इसे एक महान सड़क निर्माता के साथ साथ इसे एक महान प्रशासक के साथ साथ इसे महान भवन निर्माता भी कहा जाता है। भवन निर्माता, ठीक है। इसने कई सारे भवनों का निर्माण कराया, जैसे शेरगढ़, जैसे दिल्ली शेरशाही, शेरगढ़ कह लो या दिल्ली शेरशाही का निर्माण इसी बंदे ने करवाया था। इसके अलावा किला एक कुहना मस्जिद, इसका भी निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया है। आपने शेर मंडल का नाम सुना होगा, इसी ने करवाया है। इसके अलावा कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने कन्नौज नगर को नष्ट कर दिया था। फिर उसके बाद इसने शेरसूर नाम से एक नगर बसाया था कन्नौज की जगह। तो कन्नौज को नष्ट करके शेरशूर नामक नगर बसाया इसने, नगर बसाया। इसके अलावा कहते हैं कि जो पटना है, इससे पहले ये पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो पाटलिपुत्र का इसने नाम बदल दिया था, ठीक है। और पाटलिपुत्र को पटना कहा जाने लगा। इसके अलावा इसका आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका मकबरा कहाँ पर है? किसका? शेरशाह सूरी का। तो आप बताओगे ये है सासाराम में। सासाराम ये कहाँ पर है? ये है बिहार में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 26 में वापस आ जाओ। इसमें कह रहा है दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण किसने कराया था? सीधा सा उत्तर हो जाएगा आपका शेरशाह। 27 देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये 2021 का रिपोर्ट है। आपको मैं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 करवा चुका हूँ, है ना? 21 का आपको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो 28, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में सजाइए। नाबार्ड की स्थापना, ये आपसे स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में आपसे सजवाना चाहता है। सबसे पहले नाबार्ड देखो, यहाँ पर आओ। सबसे पहले नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना। मुझे यहाँ से 2 बातें बता दो। एक तो बता दो इसकी स्थापना, तो आप बताओगे 1982, और इसकी समिति बता दो, कौन-सी समिति बनाई गई थी? नाम है श्री बी. शिवरामन, शिवरामन समिति, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
ये है मुंबई में, मुंबई। इसके अलावा आप मुझे बताओ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसको कब इस्टैब्लिश किया गया था? 1975 में। और इसका उद्देश्य क्या था? क्यों इसको इस्टैब्लिश किया गया था? इसका उद्देश्य था, देखो, बैंकें कहाँ के लिए? क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुँचाना इस पहल का मुख्य लक्ष्य था। अर्थात बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के ग्रामीण जनता के घरों तक पहुँचाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा एक और याद रखो, अ, आपसे और क्या पूछा गया था? नाबार्ड हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड और बैंक लिंकेज कार्यक्रम। यहाँ पर आओ, अब आप उठा लो किसान क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड, इसमें एक परिवर्तन हुआ है, उसको भी आप याद रखना। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1998, ये साल याद रखो। अच्छा, अभी 2025 में ही निर्मला सीतारमण जी ने इसमें कुछ परिवर्तन किया है। ब्याज सहायता योजना की सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में अगर आपसे पूछे कि ब्याज सहायता योजना की जो सीमा थी अभी तक थी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक। इससे बढ़ा के अब कर दिया गया है 5 लाख रुपए। ये 2025 में बजट सेशन के दौरान किया गया है। तो ये भी हो गया किसान क्रेडिट कार्ड। अब आ जाओ अ, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। इसमें एक बात याद रखो, ये जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, इसको ये कार्यक्रम शुरू कब किया गया? तो आप बताओगे 1992-93 से शुरू है, ठीक। किसने शुरू किया है? कार्यक्रम कोई ना कोई तो शुरू करेगा। तो ये शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 1982, किसान क्रेडिट कार्ड 1998, क्षेत्रीय बैंक 1975 और बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93। अब आप इसको मैच करा लेना, ठीक है? अब आप इसको मैच करा लेना। यहाँ पर आपके कूट दिए हैं, इन कूट से मैच कराओ। नेक्स्ट देखो, 29 नंबर, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया है? ये पारित किया था सन 2001 में, 2001। और एक खास बात है, अभी 2025 में मार्च में एक मैगजीन आई है, आप लोग चाहें तो कृषि से संबंधित उसमें नवीन आंकड़े दिए गए हैं मार्च 2025 में। आप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाओगे तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसका नाम है प्लांट वैरायटी जनरल, ठीक है। ये ई मैगजीन है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़िए। इसमें नवीन आंकड़े दिए गए हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ये आरओ 2021 का सेट है, उसी में ये सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले आओ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक। ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको हम एनडीसी कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मुझे इसकी स्थापना बता दो, 1952 1952। और ये क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद? क्या ये संवैधानिक संस्था है? क्या ये गैर संवैधानिक संस्था है? आप बताओगे यह एक गैर संवैधानिक, सिर्फ गैर संवैधानिक ही नहीं बल्कि यह एक गैर वैधानिक भी संस्था है। गैर वैधानिक एक संस्था है, ठीक है। इसका गठन कैसे होता है? किनको-किनको मिला के इसका गठन होता है? तो आप बताओगे इसका गठन होता है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी आएँगे और ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये ही इसके होते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष। इसके अलावा सभी संघीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसमें सभी संघीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके अलावा राज्यों के सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री। इसके अलावा यूटीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं।
सीएम होते हैं, इसके अलावा नीति आयोग के नीति आयोग के इसमें सदस्य भी होते हैं, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आपसे सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो उसमें नीचे दे देता है सभी राज्यों के राज्यपाल, इस प्रकार से पूछता है। तो प्रीवियस ईयर्स में कई सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं, ठीक? तो यहाँ से ये सारी बातें याद रखो। तो ये हमारे क्वेश्चन्स थे 30। उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ-एआरओ परीक्षा 2021 में पूछे गए 30 क्वेश्चंस। इसी के आगे नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और जो कुछ भी मैंने लिख के आपको समझाया है, जो मैंने मैप्स बताए हैं, उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके वहाँ से ई-बुक से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? चलिए, इसी के आगे कल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।